गोविंद जैसे ही उसकी पहली पत्नी कांता की मृत्यु हो जाती है, सुजाता के साथ दूसरी शादी रचा लेता है। शादी के बाद वो सुजाता को अपने घर लेकर आया। वो सुजाता को एक काले कपड़े की पोटली दिखाता है। सुज्जू, किसी भी हालत में दरवाजे की चौखट से बंधी इस काली पोटली को मत छूना। कोई भी आए और जो कुछ भी कहे वो नहीं सुनना। इस पोटली को नहीं खोलना। क्यों? लेकिन उसमें सोना है क्या? कुछ ऐसा ही समझो। जब सही समय आएगा मैं इस बारे में बता दूंगा। कोई बुजुर्ग महिला आकर तुम्हें इससे हटाने के लिए कह सकती है। यह साधु जैसा दिखने वाला आदमी तुमसे कह सकता है कि इसे हटा दोगी तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा, लेकिन उनकी बातों में आकर ये काला कपड़ा मत हटा देना। समझ रही हो ना मेरी बात? समझ गई, लेकिन तुम मुझे तो बता सकते हो कि इसमें क्या है। हाँ बताओ ना। ओहो सूजी, अभी तुम उस काले कपड़े को भूल जाओ ना। आज से ये तुम्हारा घर है। अपने दाहिने पैर के साथ अंदर कदम रखो। सुजाता बड़ी खुशी के साथ अपने दाहिने पैर बढ़ाकर अंदर आती है, लेकिन काले कपड़े को लेकर उसके दिमाग में जिज्ञासा बनी रहती है। कुछ तो है इसमें, इसलिए कह रहा है इसे मत छू। किसी तरह मुझे इस मामले का पता होना चाहिए। फिर एक दिन गोविंद किसी काम से बाहर चला गया। सुजाता दरवाजे के नीचे एक स्टूल लगाती है और चढ़कर काला कपड़ा हटा देती है। कपड़े से एक जोड़ी घुंघरू गिरते हैं। तभी वहां घुंघरू पहने एक भूतनी प्रकट हो गई। सुजाता बेहद डर गई और अपने बेडरूम में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। भूतनी चलकर घर के अंदर आ गई। इधर देखो बहन, तुम भूल रही हो कि मैं एक भूत हूँ। तुम अपने बेडरूम में या अपनी अलमारी में, अगर तुम अपने बाथरूम में भी छिप जाओ तो मैं वहाँ भी आ सकती हूँ। बेहतर नहीं होगा कि तुम सामने आकर कुछ देर बात कर लो और फिर मैं चली जाऊं तुम्हारे सामने से? तुम मुझे नुकसान मत पहुंचाना प्लीज। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। तुम मेरे पति की दूसरी पत्नी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम अपने कमरे से बाहर आओ। सुजाता ने हिम्मत की और हॉल में आ गई। घुंघरू भूत और सुजाता एक दूसरे से काफी देर तक बात करती रही। सुजाता सारी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उसकी अपनी कमी को ढकने के लिए उसने मुझे बलि का बकरा बनाया। कल मैं थी, आज तुम हो और कल कोई और होगी। इस तरह कितनी औरतों की जिंदगी खराब हो रही है ना? है ना? ऐसे लोगों को क्या हम सबक नहीं सिखा सकते? अगर हम उन्हें सबक सिखा भी दे तो भी इन आदमियों की यह हरकत कुत्ते की पूंछ की तरह है, जो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। सिर्फ उसकी मौत ही सब कुछ ठीक करेगी। सुजाता मान जाती है। घुंघरू भूत कमरे से गायब हो जाती है और हवा में दिखाई देती है। भूतनी हवा में उड़ती रहती है और देखती रहती है कि उसका पति गोविंद किधर जा रहा है। वो गोविंद को अपने घर के रास्ते में साइकिल पर तेजी से घर की ओर जाते देखती है। नए दूल्हे का उतावलापन तो देखो, कैसे सरपट भाग रहा है। भूतनी हवा में गायब हो गई और जाकर साइकिल के पीछे बैठ गई। गोविंद को लगता है कि अचानक साइकिल को चलाने में बड़ी ताकत लग रही है। साथ ही वो घुंघरू की आवाज छम छम सुनता है। गोविंद तुरंत साइकिल रोक देता है और पीछे कौन है ये मुड़कर देखता है। कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन घुंघरू की छम छम सुनाई देती रहती है और उसकी आंखों के सामने घुंघरू हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। घुंघरू तैरते देख गोविंद डर जाता है। ये क्या? मुझे कांता के घुंघरू दिखाई दे रहे हैं। तभी, क्या तुमने मेरा नाम लिया? गोविंद के सामने भूतनी आ जाती है और वो डरकर, मुझे मत मारो कांता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। उस दिन क्या मैंने तुमसे यही भीख नहीं मांगी थी गोविंद? हाँ बोलो। यानी क्या तुम मुझे उसी तरह से मारने वाली हो? हाँ बेशक, संतान न होने पर अपनी कमी को छिपाने के लिए तुमने मुझे दोषी ठहराया और मार डाला। इससे तुम्हें क्या मिला? हाँ बोलो। मुझे नई पत्नी मिली है ना, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भी पता चल जाएगा कि तुम में बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं है। मैं सुजाता को भी मार दूंगा फिर। तभी सुजाता वहां आ गई। गोविंद उसे वहां देखकर हैरान हो जाता है। क्या तुमने मुझे मारने के लिए शादी की है मुझसे? सुजू, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मुझे बताओ। क्या तुमने देखा ये
पागल जानवर है जो तुम्हारे साथ रह रहा है। ये खतरनाक है, इसे मार डालो दीदी, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। भूतनी सुजाता को लेकर वहां से गायब हो जाती है। छम छम आवाज करते हुए घुंघरू आकार में बड़े हो जाते हैं और गोविंद की गर्दन को जकड़ लेते हैं। वो गोविंद को हवा में ऊपर उठा लेते हैं। गोविंद उनकी गिरफ्त से छूटने के लिए हाथ पैर चलाता है, लेकिन 1 मिनट के बाद मर जाता है। उसके गले में कसे घुंघरू गायब हो गए। गोविंद की मौत की खबर मिलने पर सुजाता ऐसे दिखाती है जैसे कुछ नहीं जानती। एक बूढ़ी औरत अपनी पोती संध्या के साथ एक गांव में रहती है। वो कैंडी बनाती है और उन्हें बेचती है और उस कमाई का कुछ हिस्सा संध्या की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करती है। एक दिन संध्या को लंच बॉक्स देते हुए उसने कहा, अरे संध्या, तू डब्बे का खाना खाती भी है कि इधर उधर फेंक देती है? अरे मैं खाती हूँ दादी, तुम इतना भी खराब नहीं बनाती हो कि मैं इसे फेंक दूं। ठीक ही होता है। क्या तू मेरे बनाए खाने पर बातें बना रही है? तेरे दादाजी थाली में एक चावल का दाना तक नहीं छोड़ते थे। तो दादाजी के खाना खाने से मौत हो गई थी। ए लड़की, दिन ब दिन तू बड़ी बदतमीज हो रही है। लंच बॉक्स उठाकर संध्या अपनी दादी को टाटा कहती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद रंगम्मा ने भी घर में ताला लगा दिया और अपनी कैंडी लेकर बेचने के लिए निकल गई। उधर संध्या ने अपने स्कूल के गेट पर एक फकीर बाबा को देखा और उन्हें अपने लंच बॉक्स से खाना दिया। खुश रहो बच्ची। वो उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन रंगम्मा को अचानक सीने में दर्द हुआ और वो नीचे गिर पड़ी। संध्या उसे अपनी पड़ोसी सुभद्रा की मदद से अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर रंगम्मा की जांच करती है और इसके दिल में 2 छेद पाती है। वो सलाह देती है कि रंगम्मा का ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ऑपरेशन में करीब 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। संध्या और सुभद्रा उसे वापस ले आती हैं। उस दिन से संध्या के लिए परेशानियां शुरू हो गई। संध्या रंगम्मा को आराम करने की कहकर घर का सारा काम करने लगी। वो मशीन के पास गई और कैंडी बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे अच्छी कैंडी नहीं बन सकी। ये देखकर रंगम्मा संध्या को अच्छी कैंडी बनाना खुद आकर सिखाती है। दूसरे दिन संध्या कैंडी मशीन लेती है और बेचने के लिए निकल जाती है। आओ सर आओ, रंगीन और अच्छी मीठी मीठी कैंडी ले लो बाबूजी। संध्या लोगों को बुलाती रहती है, लेकिन कोई भी उसके पास खरीदने नहीं आता। वो पुकारती रहती है और थोड़ी देर बाद उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती। फिर भी कोई उससे कैंडी नहीं खरीदता। अगर ऐसा ही रहा तो मैं दादी की जान कैसे बचाऊंगी? मेरे लिए सिर्फ मेरी दादी ही तो है। अगर वो भी मर गई तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी? नहीं, किसी भी तरह मुझे उसे बचाना है। वो कुछ देर तक कैंडी बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं खरीदता। कोई दूसरा रास्ता न होने पर संध्या पास खड़े एक लड़की के पास जाती है। ले लो भैया, कैंडी ले लो, ये बहुत मजे की है। वो लड़का खरीदने के लिए मना कर देता है और चला जाता है। वो पास जाकर कई लोगों को कैंडीज बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। दिन ढल जाता है और संध्या निराश होकर घर आ जाती है। वो अपने घर पर उन्हीं फकीर बाबा को पाती है। वो उन्हें प्रणाम करती है और वो उसे आशीर्वाद देते हैं। तुम नियमित रूप से स्कूल जाती थी ना? पिछले 1 सप्ताह से मैंने तुम्हें नहीं देखा, इसलिए चिंतित हो गया। मैंने यहाँ आकर तुम्हारी दादी से बात की। अब मुझे तुम्हारी मदद करके आभार जताने का अवसर मिला है। मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ, तुम जो कहोगी या मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। फकीर बाबा उसे मंत्र सिखाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और फिर चले जाते हैं। अगले दिन संध्या कैंडी बेचने के लिए कैंडी मशीन लेकर गई। जब वो अपनी कैंडी बेचने की कोशिश करती है तो आज भी कोई नहीं खरीदता। वो कुछ और अलग और नया करके कैंडी बेचने की सोचती है और उसे जानवरों के आकार में कैंडी बेचने का विचार आता है। वो बिना समय बर्बाद किए फकीर बाबा से सीखा मंत्र जपती है
और अलग अलग रंगों में शेर, हिरण के आकार में कैंडीज प्रकट होती जाती हैं। वो उस दिन से उन्हें बेचने लगती है। फिर हर दिन अलग अलग जानवरों के आकार में कैंडीज बिकने से उसकी कमाई अच्छे से होने लगी। उसने अपनी दादी रंगम्मा का ऑपरेशन भी करवा लिया। दादी और पोती फिर आराम से रहने लगी।